जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित गुरु केंद्र में आपका स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के लिए जनरल साइंस के 1000 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 7 लेकर आया हूं, जो गारंटेड पेपर में आएंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करने से पहले पार्ट 6 में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, नो लाइफ विदाउट एयर एंड वाटर। किसने कहा था नो लाइफ विदाउट एयर एंड वाटर? किसका स्लोगन था? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना था पीसी रे, प्रफुल्ला चंद्रा रे। प्रफुल्ला चंद्रा रे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था, इसको ध्यान रखें। और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ का बहुलक पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो है वो है आइसोप्रीन। एक बार अच्छे से बहुलक समझते हैं ताकि हमें प्राकृतिक रबड़ और संश्लेषित रबड़ में डिफरेंस पता लगे। देखो, बहुलक होता क्या है? तो बहुलक जब छोटे छोटे अणु मिलकर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लंबी श्रृंखला युक्त अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये, एक प्राकृतिक बहुलक और दूसरा जो होगा वो संश्लेषित बहुलक, यानी कि मानव निर्मित। ठीक है, इसको बनाया जाता है और प्राकृतिक जो नेचर से हमें प्राप्त हो। प्राकृतिक बहुलक के अगर एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें सबसे पहले तो प्राकृतिक रबड़ आएगा। बिल्कुल सही, प्राकृतिक रबड़ प्राकृतिक बहुलक माना जाता है। ठीक है, स्टार्च की बात करें या सेलुलोज की बात करें या रेजिन भी जो है वो प्राकृतिक बहुलक में आता है। कई बार एग्जाम में रेजिन का पूछ लेता है। संश्लेषित में बात करें तो संश्लेषित रबड़, प्राकृतिक रबड़ अगर प्राकृतिक बहुलक में है तो संश्लेषित रबड़ किस में आएगा? तो संश्लेषित बहुलक में। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। प्लास्टिक और कृत्रिम रेसे, ठीक है, ये भी आपके किस में आएंगे? तो संश्लेषित बहुलक में। मेनली यहाँ पर हम प्राकृतिक रबड़ और संश्लेषित रबड़ की बात करेंगे। देखो, प्राकृतिक रबड़ जो होता है ये वृक्षों से प्राप्त द्रव्य से बनता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो अगर आपसे पूछे प्राकृतिक रबड़ किससे बनता है, तो आपको एग्जाम्पल देना है लेटेक्स से। जो वृक्ष से द्रव्य प्राप्त होता है उसे लेटेक्स कहते हैं। जो बहुलक है किसका? तो आइसोप्रीन का। ये ध्यान रखना है, किसका बहुलक है ये? आइसोप्रीन का। जो प्राकृतिक रबड़ होता है, यानी कि जो लेटेक्स हम वृक्ष से प्राप्त करते हैं, ये बहुत कमजोर और ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकता, यानी ताप सहन क्षमता इसकी क्या होती है? कम होती है। अब हमने जो लेटेक्स वृक्ष से प्राप्त किया है, इसको रबड़ में, ठोस रबड़ में बदलने के लिए इसमें CH3COOH, जिसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, मिलाया जाता है, जिससे ये ठोस रूप में आ जाती है। देखो, ठोस रूप में आने के बाद भी इसमें अभी प्रतस्यथा कम होती है। अब ये प्रतस्यथा क्या होती है? तो रबड़ में एक विशेष गुण पाया जाता है। आप उसको खींचते हो तो वो फैलती है, फिर छोड़ देते हो तो अपने पुनः यानी पहले वाली साइज में आ जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं? प्रतस्यथा। ठीक है, तो प्रतस्यथा इसकी क्या होती है? कम होती है। तो इसको अधिक कठोर, मजबूत व ताप क्षमता को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ प्रतस्यथा को भी बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है, जिसे वल्कीकरण कहते हैं। तो कई बार पेपर में आपसे पूछ लेगा कि वल्कीकरण किससे संबंधित है, तो आपको आंसर बताना है वल्कीकरण प्राकृतिक रबड़ से संबंधित है, जिसमें सल्फर क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है, जिससे वो क्या हो जाए? अधिक कठोर, मजबूत व उच्च ताप सहन करने वाला हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं यहीं से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं कि मैंने आपसे बोला प्रतस्यथा, यानी कि इस पे एक बल लगाकर खींचना और वापस वो वहीं पर चला जाए। रबड़ पर आपने बल लगाकर उसको खींचा तो वो फैला, फिर वापस छोड़ने पर वो उसी स्थान पे चला जाता है। तो प्रतस्यथा में जो बल लगाया जाता है वो कौन सा बल होता है? तो इसको भी ध्यान रखना, विरूपक बल। तो ये प्राकृतिक रबड़ से जुड़े कुछ क्वेश्चन थे। इसमें फेमस क्वेश्चन जो है वर्गीकरण, इसको जरूर ध्यान रखें। वर्गीकरण किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक रबड़ से, जिसमें सल्फर को गर्म करके मिक्स किया जाता है। एक बार संश्लेषित रबड़ को भी समझ लेते हैं। संश्लेषित रबड़ जो होते हैं, यह ब्यूटाडाइन को जब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम उत्प्रेरक क्या होता है? तो ब्यूटाडाइन को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब वो क्रिया करता है तो सोडियम उत्प्रेरक मतलब क्रिया को तेज करना। किसी भी क्रिया को तेज कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। जैसे कि एक एग्जांपल, हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं, हम खाना खाते हैं तो जो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी कि वो शरीर में भोजन को जल्दी से पचाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। उसी तरीके से सोडियम ब्यूटाडाइन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया को क्या कर देता है? तेज कर देता है। तो हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूना।
और ये ब्यूना संश्लेषित रबड़ बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो मान लो अगर आपको ध्यान नहीं रहता, इसको आप ट्रिक से भी समझ सकते हैं, जैसे ब्यू से ब्यूटाडाइनिन और ना से Na से क्या होता है, सोडियम, सोडियम का उत्प्रेरक। क्लियर। अब ब्यूना के साथ आप स्टाइरिन मिलाइए, स्टाइरिन हमारे ऑप्शन में भी है यहाँ पर, या फिर इसके साथ नाइट्रोल मिला दीजिए, तो ये हमें संश्लेषित रबड़ बनाकर देगा। क्लियर। तो अगर आपसे संश्लेषित रबड़ का क्वेश्चन पूछे तो उसमें ब्यूना दिखे, स्टाइरिन दिखे, नाइट्रोल दिखे, ये सब संश्लेषित रबड़ के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। साथ ही साथ कई बार नियोप्रिन और क्लोरोप्रिन, नियोप्रिन और क्लोरोप्रिन भी एग्जाम्पल में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जहां भी आपको प्रिन दिख रहा है, देखो प्रिन प्रिन, यहां भी क्या है, प्रिन, ये सब किससे संबंधित है, तो रबड़ से संबंधित है। और आइसोप्रिन अगर हटा दिया जाए तो नियोप्रिन और क्लोरोप्रिन ये किससे रिलेट करेंगे, तो संश्लेषित रबड़ से। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप आइसोप्रिन को याद कर लो, बाकी जो प्रिन है वो मोस्टली किसके होंगे, तो संश्लेषित रबड़ के। स्टाइरिन भी किसमें आएगा, संश्लेषित रबड़ में, और ब्यूटाडाइनिन भी संश्लेषित रबड़ में। ठीक है। बाकी ऑप्शन पे भी ध्यान देते हैं, जैसे कि डी ऑप्शन है एथिलीन। एथिलीन का अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, पॉलिएस्टर बनाने में सहायक होता है। ठीक है। साथ ही साथ कई बार एग्जाम में पॉलीथीन का पूछ ले तो पॉलीथीन में आपको एथिन ढूंढना है, एथिन, इसका क्या हो जाएगा, एकल बहुलक हो जाएगा। याद कैसे रखेंगे, पॉलीथीन, पीछे थिन है तो थिन से थिन रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसको ध्यान रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, और अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, आपको जरूर सहायता दी जाएगी और डाउट बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ऑप्शन है उसमें तारों में खराबी आ जाती है, विद्युत अपघटन, अपघटन मतलब कमी हो सकता है, उसमें जल अपघटन हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब होता है बिजली यानी करंट से लगकर जो डेथ हो जाती है उसको इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, जब विद्युत धारा में जल का प्रयोग करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिससे हमारी क्या हो सकती है, डेथ। तो इसका सही आंसर जो है वो डी है। अब सवाल ये उठता है कि जल में विद्युत पास होती है या नहीं होती। तो याद रखिएगा, जब भी शुद्ध जल की बात करेगा तो शुद्ध जल में विद्युत पास नहीं होती, यानी शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन लवणीय जल, जैसे कि हमारा यूरिन यानी कि हमारी जो पेशाब है, वो शुद्ध नहीं है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इसका एक एग्जांपल भी हमने देखा था 3 इडियट में। लेकिन याद रखिएगा, शुद्ध जल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। अब कुछ अदर क्वेश्चन पे भी ध्यान देते हैं। यहाँ पर आग की बात कर रहा है, आग यानी कि किसी भी चीज को जलाना, जलाना मतलब दहन। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि दहन की प्रक्रिया कौन करता है, तो याद रखिएगा, दहन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के द्वारा होती है। कुछ भी अगर जल रहा है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, इसको ध्यान रखना है। और इसको बुझाने के लिए हमें वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति को हटाना होता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा को कम करना होता है। और कम करने के लिए हमने कुछ यंत्र बनाए हुए हैं जिस पर ध्यान देते हैं। तो आग बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक कहते हैं। ठीक है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक गैसीय अग्निशामक यानी गैस वाले, और एक होता है शुष्क अग्निशामक यानी पाउडर वाला। तो एक गैसीय अग्निशामक होंगे और एक शुष्क अग्निशामक। गैसीय अग्निशामक जो है, इसमें CCl4 और CO2 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आग नहीं जलती। आग किसकी उपस्थिति में जलेगी, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को पायरिन अग्निशामक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि पायरिन अग्निशामक कौन सा है, तो CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो एग्जाम्पल है किसका, गैसीय अग्निशामक का। ठीक है। इसका प्रयोग बिजली से लगे आग को बुझाने में किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना। कई जगह पर शुष्क अग्निशामक भी आप देखेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूं तो स्कूल वगैरह में एक रेड कलर की बाल्टी रखी होती थी, जिसमें रेत यानी सैंड के साथ बेकिंग सोडा रखा होता है। ठीक है। और बेकिंग सोडा का अगर आपसे सूत्र पूछे तो बेकिंग सोडा को NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट करता क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट नमी में खट्टे पदार्थ के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे आग बुझाने में सहायता मिलती है। तो ये कुछ अग्निशामक से जुड़े क्वेश्चन थे। अगर इसमें से कुछ पेपर में आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। मेहनत करिए, याद करिए, बाकी मैं गारंटी लेता हूं आपकी। और इसी तरीके से अगर साथ मिलकर चलेंगे तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बस ठान लीजिए कि अगर मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा।
जो भी वैकेंसी आए तय कर लीजिए कि इसमें एक सीट मेरी होगी पक्की होगी, मानोगे ठानोगे तब पाओगे। तो ध्यान दीजिए, अब शुष्क पाउडर में सैंड और बेकिंग सोडा का रेशियो पूछ ले तो रेशियो आपको बताना है 3:1 का, यानी सैंड 3 होता है तो बेकिंग सोडा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धियां होती हैं, एरर होते हैं, उसे बग कहा जाता है। बाकी ऑप्शनों पे ध्यान देते हैं। बिट और बाइट, इससे पहले की वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आज ही देखें। बिट सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए सूचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी तो आंसर में आपको क्या बताना है? बिट। इसी तरीके से मेमोरी की सबसे छोटी इकाई पूछ तो आंसर में आपको बाइट बताना है, और एक बाइट जो है वो 8 बिट से मिलकर बनता है। बूट क्या होता है? तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सीपीयू और जो उसमें बायोस होते हैं वो दोनों मिलकर मदरबोर्ड से जुड़े जितने भी उपकरण हैं उसको चेक करते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि मैं बोलूँ रैम, हार्ड डिस्क या डिस्प्ले आदि को चेक करते हैं कि वो वर्क सही से कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद उसमें बूट डिवाइस को सर्च करके हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो बूट हुआ क्या? तो बूट एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिससे कंप्यूटर क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? सबसे पहले तो परमाणु की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है और 4 ऑप्शन दे दे तो उसमें आप किसको ढूंढेंगे? परमाणु को। परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और परमाणु को जॉन डाल्टन ने सबसे छोटा कण बताया है। इन परमाणु भी तो किसी न किसी चीज़ से बना होगा, तो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार हमें परमाणु के मूल कणों का पता लगा। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल पेपर लिया जिस पर अल्फा कणों की यानी कि अल्फा किरणों की बमबारी की। कुछ अल्फा किरणें सीधी निकल गई यानी आर पार हो गई, कुछ अल्फा किरणें बीच में जाकर मुड़ गई और कुछ टकरा कर वापस आ गई। अब जो आर पार निकल गई वो दर्शाती थी कि यहाँ खाली स्पॉट है, ब्लैंक है। जो मुड़ गई वो आवेश को दर्शाती है और जो टकरा कर वापस चली गई वो दर्शाती थी कि केंद्र में कुछ है। और इससे ये निष्कर्ष निकला कि केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी कि नाभिक से टकराकर अल्फा कण वापस चली गई। यानी कि परमाणु का जो भार है वो कहाँ होता है? तो केंद्र में होता है। और इस केंद्र की खोज किसने करी? तो इस केंद्र यानी नाभिक की खोज किसने करी? तो आंसर में बताना है रदरफोर्ड ने, जिससे उन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक बोला जाने लगा। तो आपसे पूछे नाभिकीय भौतिक का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर में बताना है रदरफोर्ड। अब बहुत जने प्रोटॉन की खोज को लेकर पजल रहते हैं तो मैं उनका डाउट भी क्लियर कर देता हूं। अगर आपसे पेपर में पूछे कि परमाणु घनावेशित कण की खोज किसने करी यानी परमाणु में प्लस चार्ज के बारे में किसने बताया, तो आंसर में आपको टिक करना है गोल्डस्टीन ने। कि घनावेशित कण को प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो प्रोटॉन नाम पूछे तो आपको टिक करना है रदरफोर्ड। अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, घनावेशित कण यानी प्लस पार्टिकल की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने और प्रोटॉन नाम किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने। ठीक है, तब पेपर में आ जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने करी तो रदरफोर्ड आपको टिक करना है। रदरफोर्ड ना हो तो गोल्डस्टीन को प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इस केंद्र का क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। अब इन तीनों को परमाणु का मूल कण कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अगर इनके आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होगा? माइनस, प्रोटॉन का आवेश प्लस और न्यूट्रॉन का आवेश कोई नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, कोई आवेश नहीं है। साथ ही साथ इनके द्रव्यमान की बात करें 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31, प्रोटॉन का 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 27 और न्यूट्रॉन का लगभग 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 27। माइनस पे ध्यान दीजिए, ये -31, ये 27, ये 27, यानी कि ये लगभग में क्या है? बराबर। यानी कि
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान लगभग में क्या होगा, बराबर होगा। और ये -31 यानी कि उससे भी कम, यानी कि ये लगभग लगभग न के बराबर है। यानी कि अगर आपसे इलेक्ट्रॉन में भार पूछे तो आपको एग्जाम में ये टिक करना है कि इलेक्ट्रॉन में भार नहीं होता, यानी लगभग लगभग ये क्या होता है, भारहीन होता है। फिर भी अगर इन तीनों में पूछे कि सबसे ज़्यादा भार किस में होगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सबसे कम इलेक्ट्रॉन में, उससे ज़्यादा प्रोटॉन में और सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन में। आप इसके पॉइंट के मान के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। क्लियर है? थोड़ा प्लस माइनस को भी समझ सकते हैं। जब भी आपको केमिस्ट्री में कहीं पर माइनस दिखे, इसका मतलब होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। और प्लस दिखे तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा रहा है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और यहाँ माइनस में प्राप्त किया जा रहा है। इसी तरीके से अल्फा कण का अगर आपसे आवेश पूछ ले, चार्ज पूछ ले, तो अल्फा कण का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो पॉजिटिव होता है। इसको भी ध्यान रखना है। अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखते हैं एक बार। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12। अब हमें पता है भार जो होता है वो कहाँ होता है, केंद्र में। तो कोई भी अगर परमाणु है तो यहाँ पर उसके भार को शो किया जाता है, यानी ये हो गया परमाणु भार। और इस तरफ परमाणु क्रमांक को शो किया जाता है, यानी कि वो पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पर होगा। अब परमाणु भार हमें पता है किससे मिलकर बनता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी केंद्र में है तो केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, दोनों मिलकर परमाणु भार बनाएंगे। और परमाणु क्रमांक जो है ये आवेश को दर्शाता है, चार्ज को दर्शाता है। और पीछे हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा कि आवेश किस में है, इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश है, माइनस। प्रोटॉन में कौन सा आवेश है, प्लस। तो परमाणु क्रमांक का जो आवेश है वो किसको शो करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को शो करेगा या प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन को शो करेगा तो माइनस आवेश और प्रोटॉन को शो करेगा तो प्लस आवेश। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या करके, या मतलब दोनों का मान लगभग लगभग क्या होगा, बराबर होगा, अगर मैं आयंस की बात न करूं तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा एक बार। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो 6। तो परमाणु क्रमांक किसको शो करेगा, चार्ज को। और चार्ज में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हो या प्रोटॉन की संख्या हो, दोनों कितने हैं, 6 हैं। क्लियर? तथा परमाणु भार है 12। और भार किससे बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से अगर भार बनता है तो प्रोटॉन तो हमें पता है ना कितने हैं, 6। तो अब ध्यान दीजिए, परमाणु भार हो गया 12, जिसमें प्रोटॉन की संख्या हो गई 6, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6। तो ये आपका न्यूट्रॉन हो गया। तो बड़े सिंपल तरीके से ये निकाला जा सकता है। बस ध्यान रखिएगा, परमाणु भार N+P यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को शो करेगा, यानी कि चार्ज को शो करेगा। और अगर आयंस की बात ना करें तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, यानी आंसर जो है क्या है, वो 6 है। और अगर न्यूट्रॉन पूछता तो वो भी कितने होंगे, 6। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप जरूर बताएं और साथ ही साथ पिक मी लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आंसर बताऊं तो आपका नाम अनाउंस कर सकूं और आप उससे मोटिवेट हो सकें। क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 19 और भार 40 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और जल्दी से लिख के बताएं न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रात में तथा कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ रेज दी गई हैं, जैसे पैराबैंगनी, अवरक्त, गामा और सूक्ष्म तरंगे। इन रेज को समझते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पेपर में फोटोग्राफी में किस पेपर का यूज़ किया जाता है ये पूछ ले तो याद रखिएगा AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। देखो, सबसे पहले होती है कॉस्मोस रेज यानी ब्रह्मांड की किरणें, उसके बाद आती हैं गामा, फिर एक्स रे यानी एक्स किरणें, इसके बाद अल्ट्रा वायलेट जिसे हिंदी में पैराबैंगनी कहते हैं, फिर इंफ्रारेड यानी अवरक्त, इसके बाद SRW यानी कि सूक्ष्म रेडियो तरंगे, और लास्ट में LRW यानी लंबवित रेडियो तरंगे। इनके खोज के बारे में पूछ ले, जैसे गामा किरणों की खोज किसने करी, तो आंसर में बताना है बैकुरल। एक्स किरणों की खोज पूछे तो रॉन्टजन, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। पैराबैंगनी की पूछे तो रीचर, और अवरक्त में हर्शल। सूक्ष्म रेडियो तरंगों की खोज पूछे तो हर्ट्ज। लंबवित रेडियो तरंगे यानी LRW की पूछे तो मार्कोनी। साथ ही साथ इनके यूजेस को भी ध्यान रखना है, इनका प्रयोग हम डेली लाइफ में कहाँ करते हैं। गामा किरणों का प्रयोग नाभिकीय क्रिया में किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ कैंसर के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है इसका। और गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया था कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी है, तो क्या टिक करना है आपको, गामा रेज।
एक्सरे के बारे में बोले तो जो बॉडी स्कैन कराते हैं हम, या सीटी स्कैन जो होता है वो किससे होता है, तो एक्सरे से होता है। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर टोमोग्राफी। पैराबैंगनी का यूज़ फेक नोट्स बनाने में, जैसे कि आपने बचपन में किया होगा, एक पेन आता था जिससे लिखने के बाद अगर उस पर आप लाइट डालते थे तो वो दिखने लग जाता था, तो वो फेक नोट्स बनाने के लिए, साथ ही साथ स्पॉइल्ड एग का पता लगाने के लिए कि अणु कहीं से ब्रेक तो नहीं हुआ। ठीक है। इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड जो है एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने या पढ़ने में यूज़ किया जाता है। रिमोट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी, जो हमारा क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अंधेरे में फोटोग्राफी में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो क्वेश्चन है हमारा, रात में तथा कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो आंसर है अवरक्त किरणों का। इसको भी ध्यान रखना है। और इसका प्रयोग कई स्थान पर फिजिकोथेरेपी में भी किया जाता है। SRW यानी कि सूक्ष्म रेडियो तरंगों का पूछे तो उसमें सबसे पहले तो रेडियो, जो टीवी में हम यूज़ कर रहे हैं सिग्नल वो, या फिर टेलीफोन। एग्जाम में जो ज़्यादातर आता है रडार, रडार का ध्यान रखिएगा। रडार में SRW यानी सूक्ष्म रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और कई बार आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पर एक यंत्र लगा होता है जिससे पुलिस कार की स्पीड चेक करती है, और स्पीड ज़्यादा होने पर चालान भी कट करती है। तो कार की स्पीड पता करने के लिए भी सूक्ष्म रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। लंबवित रेडियो तरंगों की बात करें तो ये आपका वन वे सिग्नल के लिए खासकर यूज़ किया जाता है। जैसे कि वॉकी टॉकी में वन वे सिग्नल होता है तो उसमें लंबवित रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। वायरलेस में भी लंबवित रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गामा, एक्सरे, पैराबैंगनी, अवरक्त रेडियो तरंगों के, इसको ध्यान रखने। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉस्मोस रेज की, तो कॉस्मोस रेज में एक तो आपको अल्फा और एक बीटा रेज का ध्यान रखना, यानी अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे कैसे क्वेश्चन आएगा, तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। ये लगभग हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम में भी सेम इसी प्रकार से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। अल्फा पार्टिकल को अगर आप रिलेट करो तो किसके नाभिक से रिलेट करोगे, तो हीलियम के नाभिक से। इसको भी ध्यान रखना है। बीटा की बात करें तो बीटा पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब केंद्र का चक्कर लगा लगाकर अपने माइनस चार्ज को खोकर कौन से चार्ज में आ जाए, प्लस के चार्ज में। हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन, जिसकी खोज एंडरसन ने की थी। ये भी एग्जाम में आपका आ चुका है, ध्यान रखिएगा इसको। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी, एंडरसन ने। तो बीटा कण में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें मेनली आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ध्यान रखना है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि प्रोटॉन का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो अगर पेपर में पूछे जो अल्फा पार्टिकल है किस कैटेगरी में आएगा, तो इसको एनोड की कैटेगरी में रखना है, और बीटा पार्टिकल को कैथोड की कैटेगरी में रखना है। यानी कि बीटा पार्टिकल कैथोड रेज में आएंगे और अल्फा पार्टिकल एनोड में आएंगे। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अब पैराबैंगनी और अवरक्त के बीच में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो हम आँखों से देख सकते हैं। इससे पहले वाले नहीं देख सकते, इसके बाद वाले भी नहीं देख सकते। हम कौन से देख सकते हैं, तो पैराबैंगनी और अवरक्त के बीच में जो रेज आती है उन्हें हम देख सकते हैं, जिसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। हिंदी में इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसकी खोज किसने करी थी, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, न्यूटन ने। और यह जो है यह श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश जो कितने रंगों से मिलकर बनता है, तो 7 रंगों से। यानी कि विबग्योर वाली जो कैटेगरी है वो कहाँ आएगी, तो वो पैराबैंगनी और अवरक्त के बीच में आएगी, जिसकी खोज न्यूटन ने करी। और इसको स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो सूर्य की किरणें हैं या श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बनता है, तो 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो अब कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। देखो, रटना नहीं है, समझना है। समझ के चलोगे तो किसी भी तरीके से पेपर में पूछे आपका गलत हो नहीं सकता, क्योंकि आपने वो चीज़ सीखी है। रट के चलोगे तो एक क्वेश्चन करोगे, और समझ के चलोगे तो उस एक से जितने भी क्वेश्चन बन जाए, किसी भी तरीके से बन जाए, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और मेरा पूरा यही टारगेट रहता है कि आप एक क्वेश्चन नहीं करो, उस एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सके, जितने भी संभव क्वेश्चन हो, सबकी जानकारी आपको हो, और कोई सा भी पेपर आप भरो तो उसको आसानी से क्रैक कर सको। ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए और भी मेहनत करके ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाता रहूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वायु का मुख्य घटक क्या है, तो सबसे पहले तो वायु एक मिश्रण है और जो विभिन्न गैसों से मिलकर बनी है। अब यहाँ पर उसका मुख्य घटक पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। देखो, ये हमारा अर्थ हो गया, यानी कि पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के
चारों तरफ वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, ये कैटेगरी किसकी हो जाएगी, तो वायुमंडल की। और इससे और ऊपर चले जाएं तो यहाँ आ जाता है ब्रह्मांड, और इसी से रिलेट करके हमारे कई सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि पृथ्वी की सतह पर, ये पृथ्वी की सतह हो गई, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो सतह पर सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है ऑक्सीजन। क्लियर, ये होगी सबसे ज़्यादा। और वायुमंडल में पूछ ले तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। फर्स्ट नंबर पे क्या होगी, नाइट्रोजन। सेकंड पे होती है ऑक्सीजन, और थर्ड नंबर पर होती है आर्गन। इनके परसेंटेज की बात करें तो नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन लगभग 21%, यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 20.9%। अब इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी निकली, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इसका मुख्य घटक हो गया। जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए, वायु का मुख्य घटक पूछा है तो क्या टिक करना है आपको, नाइट्रोजन। इसी तरीके से ब्रह्मांड में पूछ लेता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, हाइड्रोजन। और सूर्य का भी कई बार पूछ लेगा, तो सूर्य कहाँ आएगा, सूर्य ब्रह्मांड में आएगा, इसलिए उसका निर्माण हाइड्रोजन और साथ ही साथ किससे हुआ है, तो हीलियम से। हाइड्रोजन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, किससे, हीलियम से। हाइड्रोजन ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू किसके, हीलियम के। लेकिन सूर्य अगर पूछे किससे बना है तो आपको हाइड्रोजन प्लस हीलियम बताना है। अदर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जैसे हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व यानी एलिमेंट और गैस है। हीलियम का क्वेश्चन पूछे तो हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस हो गई, ऐसी गैस जो क्रिया नहीं करती, और दूसरे नंबर की हल्की गैस हो गई। साथ ही साथ इसका प्रयोग पूछे तो याद रखिएगा वायुयान के टायरों में, ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है, जिसको जरूर देखें भाई। हाइड्रोजन का प्रयोग चिप्स के पैकेट में, ध्यान रखिएगा इसको, चिप्स के पैकेट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का। इसी तरीके से सतह पर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। और अगर धातु पूछ ले तो धातु में आपको एल्यूमिनियम टिक करना है। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक धातु जो पाई जाती है वो है एल्यूमिनियम। वायुमंडल में थर्ड में आर्गन लिखवाया हुआ है, तो आर्गन भी अक्रिय गैस में आती है। अब एग्जाम में अगर पूछ ले वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी होगी, तो आपको आर्गन टिक करना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अक्रिय गैस में नहीं आती, तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, तो क्या टिक करोगे, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गाय और भैंस के थनों में दुग्ध यानी दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ऑप्शन है इंसुलिन, इंटरफेरोन, ऑक्सीटोसिन और सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की थी, जिसका प्रयोग डायबिटीज़ में किया जाता है। तो डायबिटीज़ में किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही डायबिटीज़ रोग होता है। साथ ही साथ इंसुलिन की संरचना अगर आपसे पूछे तो इंसुलिन की जो संरचना है, स्ट्रक्चर, आणविक संरचना की खोज करी थी सेंगर ने, ये भी ध्यान रखना है, जो अग्नाशय से रिलीज होती है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा, तो अग्नाशय से यानी पैनक्रियाज से। बी ऑप्शन जो है वो है इंटरफेरोन। देखो जब शरीर पर वायरस का अटैक होता है तो शरीर उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है, तो इंटरफेरोन का। साथ ही साथ जब बैक्टीरिया का अटैक होता है तो शरीर उससे रक्षा प्रदान करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। सी ऑप्शन जो है वो ऑक्सीटोसिन, ये आपको अच्छे से समझना है। देखो हमारे शरीर में हार्मोन पर नियंत्रण कौन रखता है, तो पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जिससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक तो हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन, एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दुग्ध का निर्माण करता है, यानी कि मादाओं में दूध बनाता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये दुग्ध का स्राव करता है, यानी कि ये हार्मोन दूध निकालने में सहायता करता है। और जो हमारा क्वेश्चन है वो भी यही है, गाय भैंस में दूध को उतारने के लिए, बनाने के लिए नहीं, उतारने के लिए पूछ रहा है, तो उतारने के लिए किस हार्मोन की हमें जरूरत होगी, तो ऑक्सीटोसिन, यानी उनको ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। इसका आंसर हो गया सी। अब रखना, देखो जहां लेग वर्ड आ जाए दूध से सीधे सीधे रिलेट करेगा, तो निर्माण में प्रोलैक्टिन और स्राव में ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को दुग्ध स्रावी हार्मोन या फिर लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कई स्थानों पर इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसी के कारण प्रसव पीड़ा होती है, यानी कि चाइल्ड बर्थ के समय शिथिलन और संकुचन करके यह प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध निर्माण हार्मोन भी कहते हैं। और याद रखिएगा, पक्षियां जो घोंसला बनाती हैं, यानी पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए प्रेरित करता है कौन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन।
लास्ट ऑप्शन हमारा था सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो है ये भोजन में स्वाद उत्पन्न करता है और साथ ही साथ पाचन में सहायता करता है। तो यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे। अब आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। और ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलेंगे, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कहाँ से रिलीज होंगे, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन पर नियंत्रण रखता है, इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन है कोलंबिया, ब्लू जीन, परम और कल्पना चावला। देखो कल्पना चावला तो पूरा का पूरा एक नाम है, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा है तो एक तो कोलंबिया और एक कल्पना चावला नहीं, सिर्फ कल्पना। ये दो सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो नासा के द्वारा ये दो सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सबसे तेज की बात कर रहा है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो है कोलंबिया। कल्पना जो है वो 2003 से 2004 तक सक्रिय था और कोलंबिया जो है यह 2004 से 2013 तक सक्रिय था। इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ भारत का पूछे तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, कौन सा है, तो परम। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब कल्पना चावला की एक बार बात करते हैं तो कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, भारत की फर्स्ट महिला अंतरिक्ष यात्री थी, इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनका जन्म पूछ लेता है कई बार, तो इनका जन्म जो है वो हरियाणा के करनाल में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने बीएससी की, फिर एमएससी किया, उसके बाद नासा में सिलेक्ट हुए। बीएससी पंजाब इंजीनियर कॉलेज और एमएससी टेक्सास विश्वविद्यालय से। साथ ही साथ जन्म की डेट पूछे तो 1 जुलाई 1961 में। इन्होंने कुल 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा करी थी। उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 30 दिन 14 घंटे 54 मिनट इन्होंने अंतरिक्ष में समय बिताया। पहली बार यात्रा 1996 में जॉनसन स्पेस सेंटर, उसमें 15 मेंबर थे, तथा दूसरी बार STS 107 2003 में, ठीक है, जिनमें इनकी वापस लौटते समय मृत्यु हो गई थी। कितने सदस्य थे इसमें, तो 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बिंदु। देखो लगभग सबको दाब को रिलेट करके जब भी जल या बर्फ का क्वेश्चन पूछता है तो उसमें डाउट रहता है। आज मैं इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखो ये नोट करके तो एक बात समझिएगा, साथ लिखिएगा कि जब भी हम किसी द्रव्य पर दाब बढ़ाते हैं, कोई भी द्रव्य हो, अगर उस पर आप दाब क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो उसका क्वथनांक जो है हमेशा बढ़ेगा। यानी द्रव्य पर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बिल्कुल सेट कर लो माइंड में। अब क्वेश्चन पढ़ो, जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बिंदु, अरे बाबा पढ़ तो लिया हमने, क्या होगा, बढ़ जाता है। रिसेंटली पेपर में पूछा था कि जल का जो क्वथनांक है वह किस पर निर्भर करता है, तो अभी तो मैंने आपको समझाया कि जल किस कैटेगरी में आएगा, द्रव्य में आएगा, और द्रव्य में आएगा तो क्वथनांक किस पर निर्भर कर रहा है, दाब पर। तो जल का क्वथनांक दाब पर निर्भर करेगा कि उसकी सतह पर कितना दाब लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर हम पानी को लगातार मथते हैं, ठीक है, यानी कि उसका मंथन करते हैं, तो किस ऊर्जा का रूपांतरण होगा, यानी कि ऊर्जा किस में चेंज होगी, ये पूछ रहा है। तो जब भी आप पानी को मंथन करोगे यानी उसको घुमाओगे तो उसमें हीट जनरेट होगी, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कौन सी एनर्जी में आ जाएगी, हीट एनर्जी में। तो सबसे पहले तो आपने मंथन के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया, यानी यांत्रिक ऊर्जा, और फिर हीट बढ़ी, तो हीट बढ़ी तो क्या हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में होगा, तो ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ये क्वेश्चन थे किसके, क्वथनांक के, ठीक है। तो क्वथनांक से ये 3 क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए है हैजा, फेफड़ा, गलत है। टीबी, आंत, गलत है। टिटनस, तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां, बिल्कुल सही है। टिटनस जो है वो तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों को इफेक्ट करती है। डी ऑप्शन मियादी बुखार यानी यकृत, ये भी गलत है। टिटनस को हिंदी में धनुस्तंकार या फिर जॉ लॉक भी कहते हैं, ठीक है। टिटनस जो है यह डीपीटी यानी कि ट्रिपल एंटीजन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा कि ट्रिपल एंटीजन जो है, तो समझिएगा डी से होता है डिप्थीरिया, जिसको हिंदी में रोहिणी रोग बोलते हैं, ठीक है। ये जो है श्वास नली को प्रभावित करता है। पी से होता है पर्ट्यूटिस, पर्ट्यूटिस को काली खांसी हिंदी में कहते हैं, ये फेफड़े को इफेक्ट करता है। और टी से टिटनस यानी तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों को इफेक्ट करता है, इसको ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन पे हेजा के टीके की खोज करी थी रॉबर्ट कॉच ने। ये ज़्यादातर बाढ़ वाले क्षेत्र में होता है जहाँ पर दूषित जल और दूषित भोजन पाया जाता है, ठीक है। दूषित जल और दूषित भोजन से कोलेरा यानी कि हैजा, जिसको कोलेरा भी कहते हैं, साथ साथ
टाइफाइड होने का भी खतरा रहता है। टाइफाइड का बैक्टीरिया कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित रोग है और हैजा भी जीवाणु जनित रोग है। तो टाइफाइड में जो जीवाणु पाया जाता है उसको साल्मोनेला टाइफी कहते हैं, और हैजा में जो जीवाणु पाया जाता है वो होता है विब्रियो कोलेरा। इसको ध्यान रखिएगा, विब्रियो कोलेरा। ठीक है, इनका अंग पूछे कि किस अंग को प्रभावित करेंगे, तो हैजा भी आंत को प्रभावित करेगा और मियादी बुखार को ही इंग्लिश में टाइफाइड बोलते हैं। ये दोनों किसको प्रभावित करते हैं, तो आंतों को। क्लियर। टिटनस किसको प्रभावित करेगा, तो तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों को। टीबी की बात करें तो टीबी में BCG फुल फॉर्म होती है बार्सिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक, और कॉलमेट ग्यूरिन जो आप नाम देख रहे हो, इन्होंने ही BCG के टीके की खोज की थी। यह टीबी में प्रयोग किया जाता है और जन्म के 72 घंटे बाद लगाया जाता है। इसका प्रभावित अंग पूछे तो इसका प्रभावित अंग होता है फेफड़ा श्वसन तंत्र। ध्यान रखिएगा, कई बार श्वसन तंत्र लिख देगा तो फेफड़ा श्वसन तंत्र का ही भाग है। एक बार जल्दी से इन सभी क्वेश्चनों का क्विक रिव्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि उस इलेक्ट्रिकल से डेथ हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि यानी एरर को बग कहा जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 परमाणु बार बाहरा, तो नाभिक में कितने प्रोटीन होंगे, तो परमाणु क्रमांक आवेश को दर्शाता है और आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6, और भार जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। तो प्रोटॉन अगर 6 है तो न्यूट्रॉन 6 होगा, तभी वो वजन कितना बनाएगा, 12। यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन पूछा है तो प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 6। इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने, याद रखिएगा, वो कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, परमाणु क्रमांक 19 और जो भार है वो 40। तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रात में तथा कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी। देखो फोटोग्राफी पेपर जो होता है वो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, उस पर लेप लगाया जाता है। यहाँ पर फोटोग्राफी में रेज पूछा था, रेज यानी कि किरण, तो क्या टिक करना था आपको, अवरक्त किरणें। वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन जो 78% पाया जाता है। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटॉक्सिन। दूध उतारने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन और बनाने के लिए प्रोलैक्टिन। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कोलंबिया। भारत का पूछे तो परम। कोलंबिया जो है ये 2004 से 2013 तक एक्टिव था। जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक, अरे बाबा जब भी दाब बढ़ेगा तो द्रव्य, किसी भी द्रव्य का क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा यानी कि बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए, तो टिटनस तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों को इफेक्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।